आज के मुख्य समाचार। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने उद्घाटन के मौके पर अदालतों पर खड़े किए सवाल। थाने पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा 35 किलो 900 ग्राम किया बरामद। कोरोना महामारी के बाद जीवन औसत उम्र 2 साल कम हो गया। उत्तर प्रदेश चुनाव में मजबूती से पेश आ रही कांग्रेस की प्रियंका गांधी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के उपभवन के उद्घाटन के मौके पर अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भारत में यह मानसिकता है कि अदालतें जर्जर इमारतों के बीच ही संचालित होती हैं। जिस समय सीजेआई एन.वी. रमन्ना अदालतों के बुनियादी ढांचे पर टिप्पणी कर रहे थे, उनके साथ मंच पर कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि यह मानसिकता बन चुकी है कि भारतीय अदालतें जर्जर इमारतों में संचालित होती हैं, जिससे न्यायिक कार्यों को करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए आज भी अदालतों को बेहतर बुनियादी ढांचा एक विचार ही है। उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंच में सुधार लाने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि देश में इसमें सुधार और इसका रखरखाव अस्थायी और अनियोजित तरीके से किया जा रहा है। मददगार होने का उल्लेख करते हुए सीजेआई ने कहा कि विधि द्वारा शासित किसी समाज के लिए न्यायालय बेहद आवश्यक है। सीजेआई ने कहा कि आज की सफलता के कारण हमें मौजूदा मुद्दों के प्रति आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। हम कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि कई अदालतों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, कई अदालतें जर्जर इमारतों में काम कर रही हैं। न्याय तक पहुंच में सुधार लाने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा जरूरी है। सीजेआई ने कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार और उसका रखरखाव अस्थायी और अनियोजित तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शनिवार को औरंगाबाद में जिस इमारत का उद्घाटन किया गया, उसकी परिकल्पना 2011 में की गई थी। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने में 10 साल का समय लग गया। यह बड़ी चिंता की बात है। एक प्रभावी न्यायपालिका अर्थव्यवस्था की वृद्धि में मदद कर सकती है। एन.वी. रमन्ना ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय न्यायपालिका बुनियादी ढांचा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री को भेजा है तथा उन्हें सकारात्मक जवाब की उम्मीद है और संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि सामाजिक क्रांति के कई विचार जिनके कारण स्वतंत्रता हासिल हुई है, उन्हें हम सभी आज हल्के में लेते हैं। वे इस उर्वर और प्रगतिशील भूमि से पैदा हुए। उन्होंने कहा कि चाहे असाधारण सावित्री फुले हो या अग्रणी नारीवादी ज्योतिराव फुले या दिग्गज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, उन्होंने हमेशा एक समाजवादी समाज के लिए प्रेरित किया, जहां प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार का सम्मान किया जाए। उन्होंने एक साथ मिलकर एक अपरिवर्तनीय सामाजिक बदलाव को गति दी, जो अंततः हमारे संविधान में बदला। उन्होंने कहा कि यह आम धारणा है कि केवल अपराधी और पीड़ित ही अदालतों का रुख कर सकते हैं और लोग गर्व महसूस करते हैं कि वे कभी अदालत नहीं गए या उन्होंने अपने जीवन में कभी अदालत का मुंह नहीं देखा। सीजेआई ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम इस भ्रांति को खत्म करें। आम आदमी अपने जीवन में कई कानूनी मुद्दों का सामना करता है। हमें अदालत जाने से हिचकना नहीं चाहिए। आखिरकार न्यायपालिका में लोगों का भरोसा लोकतंत्र की बड़ी ताकत में से एक है। न्यायाधीश रमन ने कहा कि अदालतें किसी भी ऐसे समाज के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं जो विधि द्वारा शासित हैं, क्योंकि ये न्याय के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। थाने पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक दस्ते ने नासिक हाईवे से मुब्रा की तरफ जाने वाले एक रिक्शा में करीब 35 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसके बाजार में कुल मूल्य 8,22,400 रुपये आंकी गई है। इस प्रकरण में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार थाने मादक पदार्थ निरोधक दस्ते को गुप्त सूचना मिली थी कि एक वाहन द्वारा नासिक हाईवे मार्ग से थाने शहर की तरफ अवैध रूप से गांजा बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। इस गुप्त सूचना के आधार पर थाने मादक पदार्थ निरोधक दस्ते के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय पोवार के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक संतोष धाड़वे, पुलिस कांस्टेबल नामदेव मुंडे,
माधव वाघचोरे, राजाराम शेगर, सतीश सपकाले और महिला पुलिस सिपाही सोनाली मराठी की टीम ने नासिक मुंबई हाईवे पर खारेगांव मुब्रा की तरफ जाने वाले सड़क पर जाल बिछाकर एक रिक्शे को रोककर जांच की तो उसमें 35 किलो 900 ग्राम गांजा मिला है। इस प्रकरण में तत्काल पुलिस ने मोहसिन अनीस शेख, लाइक यूनुस सिद्दीकी और रिक्शा चालक कलीम सलीम शेख को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इन तीनों के विरुद्ध कलवा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस कायदा 1985 की धारा 8 का 20 का 29 के तहत मामला दर्ज कराया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। कोरोना महामारी के बाद भारत में लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी जीने की औसत उम्र 2 साल कम हो गई है। ये बात मुंबई के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडी के वैज्ञानिकों ने एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आधार पर बताई। उनके अनुसार भारत की महिलाओं और पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2019 की तुलना में 2 साल घट गई। असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यकांत यादव ने कहा कि पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 87.5 साल हो गई है। ये 2019 में 69.5 साल थी। वहीं महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 साल हो गई है। पिछले साल से ये 69.8 हो गई है। इस स्टडी में लेंथ ऑफ लाइफ इनक्वालिटी यानी आबादी के भीतर जीवन की अवधि में भिन्नता पर भी गौर किया गया है और पाया गया है कि 35 से 69 साल के पुरुषों पर कोविड का प्रभाव सबसे अधिक था। इस स्टडी में कहा गया है कि 35 से 79 साल के लोगों में सामान्य वर्षों की तुलना में 2020 में कोविड संक्रमण की वजह से अधिक मौतें हुई और 35 से 69 आयु वर्ग का इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा रहा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन की ये स्टडी देश में कोरोना से होने वाले मृत्यु दर के पैटर्न को देखने के लिए कंडक्ट किया गया था। दुनिया भर में कोविड-19 के चलते पिछले साल की तुलना में इस साल सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2020 से अब तक कोविड-19 के कारण 4.5 लाख लोगों की मौत हुई है। हालांकि डेटा एक्सपर्ट का कहना है कि यह आंकड़ा सिर्फ 4.5 लाख नहीं है बल्कि इसे कई ज़्यादा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन के वैज्ञानिकों ने विश्लेषण के लिए 145 स्टडी के साथ साथ कोविड इंडिया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पोर्टल द्वारा जुटाए डेटा का भी इस्तेमाल किया। इस स्टडी में पाया गया कि भारत में 2 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में गिरावट हुई है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन की स्टडी के अनुसार भारत की तुलना में अमेरिका, इंग्लैंड और वेल्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में 1 साल से ज़्यादा की गिरावट हुई है, जबकि स्पेस में इसमें 2.28 साल की गिरावट देखने को मिली है। यादव ने कहा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए पिछले दशक में जो भी प्रयास किए गए, कोविड-19 के प्रभाव से वे सभी बेकार हो गए। हमें नए फेज में वापस आने में अब सालों लग जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने को मजबूती से पेश करने में लगी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को प्रदेश के 3 जिलों में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार बनने पर 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। बाराबंकी के तमरसेपुर ग्राम में कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के हर छोर में जाने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को बाराबंकी से हरी झंडी दिखाते हुए पार्टी की 7 प्रतिज्ञाओं की घोषणा की है। वाड्रा ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पार्टी की प्राथमिकता की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2022 में हमारी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। चुनाव में 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। लड़कियों को स्मार्टफोन व स्कूटी दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आते ही किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं गेहूं व धान की खरीद 2500 रुपये प्रति क्विंटल होगी। कोरोना काल का बिजली बिल माफ किया जाएगा और सभी उपभोक्ताओं का बिल आधा किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि कोरोना की मार झेल रहे परिवारों को 25,000 रुपये की आर्थिक मदद भी देंगे। हम किसानों को गन्ना का दाम 400 रुपये प्रति क्विंटल देंगे। प्रियंका गांधी ने इन घोषणाओं के बाद कहा कि हम तो किसानों के हितैषी हैं। यूपी में हाल ही में लखीमपुर खीरी में क्रूरता से किसानों को कुचल कर मारा गया है। यह एक ऐसा हादसा है जिससे पूरे देश को समझ आ रहा है कि यह सरकार किसानों का कैसे भला कर रही है। जिसने किसानों को कुचला उसको पकड़ने में सरकार ने कितनी देरी लगाई।
यह तो इनके काम की एक मिसाल है। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान जानते हैं कि वह लोग कितने सालों से समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह तो सब जानते हैं कि कांग्रेस ने पहले भी किसानों के 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए थे। भाजपा के शासन में यूरिया और खाद महंगी हो गई है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, आप कर्ज में डूब रहे हैं, इसलिए हमने कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। वाड्रा ने कहा कि महिलाओं से आग्रह है कि आगे बढ़िए और आगे बढ़कर अपनी लड़ाई लड़िए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।